कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और इस लड़ाई के लिए यानी कोरोना से लड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ घर पर रहना है। जहाँ जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, घर पर रहना है, अपने हाथ धोते रहने हैं, साफ सफाई का ख्याल रखना है। ये कोशिश करनी है कि कोरोना आपकी वजह से ना फैले। ये जो लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, इस लड़ाई में आपका इतना योगदान बहुत होगा। आप घर पर रहिए और कोरोना से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर जानकारी, साथ साथ थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हम लगातार आपके पास पहुंचाते रहेंगे। कोरोना से नजर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त कोरोना के देश में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कोरोना की स्थिति क्या है। आइए नजर डालते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है देश में। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से संक्रमित 354 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 354 नए मामले सामने आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और साथ ही देखिए, भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4,421 पहुंच चुकी है। जी हां, 4,421 कुल संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। इसमें एक्टिव भी हैं, वो लोग भी हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो 4,421 का आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना का। देश में कोरोना से संक्रमित 326 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कुल मिलाकर 325 भारत के और एक जो है वो माइग्रेट कर गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 326 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 117 लोगों की मृत्यु हुई है। 117 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है कोरोना से इस लड़ाई में। ये इस वक्त का आंकड़ों के हिसाब से हमने आपको कोरोना के बारे में बताया। और आइए नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी देश की तमाम सुर्खियों पर। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के दिए निर्देश। इसमें जो जमाखोरी में शामिल होगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दिल्ली, मुंबई, भीलवाड़ा, आगरा जैसे तमाम क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अपनाई गई क्लस्टर नियंत्रण रणनीति और इस रणनीति के मिल रहे हैं सकारात्मक नतीजे। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की हुई बैठक। सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी चुनिंदा दवाइयों पर लगी निर्यात रोक हटाई। विदेश मंत्रालय ने कहा, इन दवाइयों की देश में पर्याप्त स्टॉक जो है वो मौजूद है, उसी को देखते हुए लिया गया ये फैसला। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकारें भी तेजी से उठा रही हैं कदम, केंद्र के साथ कर रही हैं कदम ताल। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाने का लिया ऐलान। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोकने में काम कर रहे पुलिस कर्मियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा देने का ऐलान किया। यदि भारत की सुर्खियां, और आइए नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की सुर्खियों पर। जो कोरोना से जुड़ी खबरें हैं उनकी सुर्खियां नजर डाल लेते हैं। आइए, दुनिया भर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोगों की तादाद 14 लाख के आंकड़े तक पहुंची। 74,000 से ज्यादा लोगों की अब तक हुई है मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़ी भ्रामक खबरों और सूचना के प्रसार पर व्हाट्सएप और फेसबुक ने लगाम लगाने के लिए उठाए कदम। मैसेज फॉरवर्ड की लिमिट घटाई। रूस में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा, पहली बार 1,000 के आंकड़े को किया पार।
कोरोना महामारी में अब तक यूरोप में 50,000 से ज्यादा लोगों को गंवानी पड़ी जान, जिनमें से ज्यादातर मौत इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आईसीयू में किया गया भर्ती। दुनिया भर के लीडरों ने जताई संवेदना और उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई। अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक 3,50,000 से ज्यादा मामले, 10,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींव का प्रतीक है। डब्ल्यूएचओ ने अपने संदेश में कहा, हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहादुरी और उनके साहस की प्रशंसा करते हुए आज का दिन उन्हें समर्पित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर चिंता जताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि मास्क इस समस्या का हल नहीं है और ये सिर्फ बचाव के तौर पर पहना जा सकता है और सिर्फ मास्क पहनने से कोविड-19 महामारी को नहीं रोका जा सकता। कोरोना वायरस में से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका के बाद स्पेन, जहां 4,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है और 600 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वहां के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने का आदेश जारी किया। मस्जिदों में सिर्फ इमाम, मुअज्जिन, खतीब और खादिम सहित 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। और आइए अब तमाम आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और तब जो ये लॉकडाउन है इसकी अवधि 14 अप्रैल तक है, यानी कि 21 दिन का लॉकडाउन था। लेकिन इस वक्त तमाम देश में ये अटकलें लग रही हैं कि दरअसल लॉकडाउन की अवधि क्या बढ़ाई जाएगी, क्या ये लॉकडाउन 21 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इस संबंध में साफ तौर पर कहा कि अभी तक लॉकडाउन को बढ़ाने पर कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं हुआ है और मीडिया को उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अटकलें ना लगाई जाएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू योर नोटिस एंड टिल द टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। तो लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर स्पेकुलेशन अभी ना की जाए तो ये बेहतर है। पूरा जो इस वक्त फोकस है वो कोरोना रोकने पर लगाया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए देश के लोगों को और खास करके बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से कहा था कि मुंह ढककर रखना जो है एक आदत इस वक्त बननी चाहिए और इसके लिए घर पर बनाए गए जो मास्क है उसका इस्तेमाल करें, ऐसी प्रधानमंत्री ने गुजारिश की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा था कि अपने साथ ही 5 अन्य लोगों के लिए भी मास्क बनाएं और उन्हें गिफ्ट करें। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर आज से ही दिखने लगा है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। साथियों, इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहे सभी लोगों का आभार करना, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना
उनको मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ हमारा ही दायित्व है ऐसा नहीं है, समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर शुरू हो गया है। देश भर में मास्क बनाकर लोगों में बांटने और खासकर जो पब्लिक सेवा में लगे हैं उन तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगरतला का ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर अब मास्क बनाने में लगा है। ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि किस जोश और जज्बे के साथ लोग मानवता की सेवा में लगे हैं। In recent times, after the lockdown, we realized there's a real shortage of masks. Because one of the reasons why we thought about doing this is many of them did not get the mask, and probably by wearing the mask, we may be able to prevent to a great extent. I am trying to help the people by doing at least, I can do just cutting at least this elastic, at least can prevent the people doing a mask, at least a small mask can be helpful for the people to save their lives. जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर भी मास्क और गाउन बनाने में लगा है। साथ ही जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के सेंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों की सेवा करने वालों तक सभी जरूरी सामग्री पहुंचाई जा सके। इस समय स्पेशली जो है वो यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स के बाहर हॉस्पिटल्स में तैनात हैं, वो इन गियर्स को पहन के कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। डच और अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा एक अध्ययन में कपड़े के मास्क और N95 मास्क की तुलना में ये संदेह स्पष्ट है कि नाक और मुंह के चारों ओर एक मुखौटा या स्कार्फ या गमछी से ढकना जरूरी है। इस महामारी के वक्त मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और भारत इस धर्म को निभाने के लिए हर एक कोशिशों में लगा है। जरूरत इस बात की है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दें। यही समाज और देश की सेवा है। ब्यूरो इनपुट के साथ मसरूर फैजी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद आज एक और तस्वीर बहुत वायरल हुई और वो तस्वीर दरअसल बीजेपी के मध्य प्रदेश से सांसद की है, जनार्दन मिश्रा। वो खुद मशीन पर, सिलाई मशीन पर बैठ करके वो मास्क बना रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त भारत में तमाम अगर स्वयंसेवी संगठनों की बात करें तो सभी स्वयंसेवी संगठनों जिसका जितनी एफर्ट है, जिसकी जितनी ताकत क्षमता है, वो इस वक्त इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से गरीब लोगों को, जो समाज के निर्धन लोग हैं, उन तक जो है भोजन पहुंचाया जाए और लॉकडाउन की अवधि में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसको लेकर सभी संगठन काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आरएसएस इस मौके पर क्या कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में हर रोज यूं ही गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन बांटा जाता है। संघ के स्वयंसेवक खुद ही भोजन बनाते भी हैं और बांटते भी हैं और भोजन बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। अकेले मुंबई में अन्नपूर्णा योजना के तहत आरएसएस की 17 कम्युनिटी किचन में सुबह और शाम 1,20,000 लोगों का भोजन बनाया जा रहा है, जिसे मुंबई के जरूरतमंद लोगों में बांटा जाता है। इस काम में 7,000 स्वयंसेवक रोज लगते हैं। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के इस दौर में मुंबई ही नहीं, देश भर में आरएसएस के स्वयंसेवक सेवा भारती, भाऊराव देवरस सेवा न्यास जैसे प्रकल्पों के माध्यम से लगातार सेवा कार्यों में जुटे हैं। नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र लिए ये स्वयंसेवक भोजन बनाने और बांटने में ही नहीं, बल्कि जहां जरूरत पड़ती है वहां हॉस्पिटल की साफ सफाई में भी सफाई कर्मियों का हाथ बटा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, देश के हर कोने में स्वयंसेवक इसी तरह से दिन रात सेवा के काम में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में सेक्स वर्कर्स के बीच भी संघ के स्वयंसेवक पहुंचे और उन्हें फूड पैकेट्स बांटे।
संघ के स्वयंसेवक जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचते हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए मैं गाजियाबाद में जो संघ के द्वारा संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप के जरिए जुड़ा, ये जानने के लिए कि काम कैसे हो रहा है। देखिए, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है कोरोना वायरस समस्या सहयोग मंच। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप में जितने स्वयंसेवक हैं वो सब जुड़े हुए हैं और इस ग्रुप में रोज स्वयंसेवक अलग अलग अपने अपने इलाकों से इस तरह से वो एक लिस्ट डालते हैं कि लक्ष्मण नगर में 250 परिवारों को भोजन की पैकेट की आवश्यकता है और इस तरह से वो उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों के नाम और फोन नंबर, उनके एड्रेस यहां पर ग्रुप पे डालते हैं। उसके बाद उनको निर्देश दिया जाता है कि ये फूड पैकेट उनको कहां से मिलेंगे, कहां से उठाने हैं। और एक बार ये निर्देश मिलने के बाद स्वयंसेवक वहां से फूड पैकेट उठाते हैं और जहां जरूरत होती है वहां तक वो फूड पैकेट पहुंचा देते हैं। उसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह से जब फूड पैकेट पहुंचा दिए जाते हैं स्वयंसेवक, उसके बाद वो फोटोग्राफ डालते हैं जहां पर उन्होंने भोजन पहुंचाया, उसकी तस्वीर भी डालते हैं। तो एक तरह से यहां पर मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहती है कि कैसे जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचे। अब इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर इस ग्रुप में जो मैसेज आया था, उस मैसेज पर अमल करते हुए किस तरह से स्वयंसेवक लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, उसका ये वीडियो देखिए। तो हमने दिखाया कि आरएसएस किस तरह से सेवा के कामों में लगा हुआ है और लॉकडाउन की इस अवधि में चुनौतियां सबके सामने हैं, आम लोगों के सामने भी हैं, खास लोगों के सामने भी हैं और दिव्यांग लोगों के सामने तो खास ये बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन दिव्यांग लोग भी इस चुनौती में और लॉकडाउन की इस अवधि में जो लॉकडाउन के नियम है उसका बड़ी कड़ाई से पालन कर रहे हैं और वो भी पूरे देश के साथ इस लड़ाई में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता राकेश आर्य की रिपोर्ट की कैसे जो नेत्रहीन हैं दिल्ली में वो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। उसमें दिव्यांग भला कैसे पीछे रह सकते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड है, जहां रह रहे दिव्यांग बच्चे कोरोना को हराने की जंग में शामिल हैं। यहां हॉस्टल में करीब 50 बच्चे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसे भले वह अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अंतरात्मा की दिव्य ज्योति और उत्सुकता से पल पल की जानकारी रखते हैं। देश कोरोना को परास्त करने की लड़ाई में जूझ रहा है, इसका उनको भान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि लॉकडाउन में बाहर न निकले, इसका वे खुद अक्षरशः पालन कर रहे हैं। कम से कम 6-7 बार दिन में वो हैंड वॉश करते हैं। बाकी खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम में बाय द वे दीवार को हाथ लगा दिया या कुछ ऐसा, उस वक्त हम हाथ धोते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ से अगर हम आते हैं तो हमें साबुन से हाथ जरूर धोना चाहिए। अगर हम खाना खाने जाते हैं तो, अगर हम खेल के आते हैं तो हम एक दूसरे से दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें। अगर जितना हम दूरी बना के रखेंगे सर, उतना ही हमें मतलब फ़ायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को लॉकडाउन कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते होंगे अगले 2 महीने में 1000 ही ऐसे केस आ पाए थे हमारे इस देश में, लेकिन अगले 3-4 दिन में लगभग 2000 के आसपास हमारे इस देश में केस ऐसे आ चुके हैं पॉजिटिव। तो हम लोग भी इस चीज़ से घबराए हुए थे। कल काफ़ी इस बारे में हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि अब हम लोग को सोशल डिस्टेंस जैसी चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ये कोरोना वायरस का जो मोड़ आया हुआ है, तो जब लॉकडाउन हुआ तो हम लॉकडाउन की वजह से तो घर नहीं जा पाए।
हमारा घर भी दूर था तो ट्रेन भी बंद हो चुकी है, इसलिए हम घर नहीं जा पाए। तो हम इस हॉस्टल में ही रहकर अपना बचाव कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और दूरी बनाकर रखते हैं। दिव्यांग बच्चे अक्सर आपस में मिलकर झुंड बनाकर चलने के आदी होते हैं, लेकिन आजकल आपस में सामाजिक दूरी को अपना हथियार बनाकर कोरोना से अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हैं। खाना खाने से पहले वे हाथ धोते हैं। हाथ धोने की आदत भी अब डाल दी है। ये दिव्यांग बच्चों का डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल में 3 रो हैं। इसमें एक टेबल पर एक ही बच्चे को बिठाया गया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो सके। प्रधानाचार्य एसपी सिंह भी मानते हैं कि दिव्यांग बच्चे खुद दिन में कई बार हाथ धोते हैं और साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। इसमें 49 स्टूडेंट्स हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसके हिसाब से हमने बच्चों को अलग अलग कमरों में 4-4 बच्चों को किया हुआ है। और खाना खाते समय भी हम दूर दूर उन बच्चों को बैठाते हैं। ब्लाइंड बच्चे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो यहीं रह गए थे। उनका एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम जैसे ही पूरा हो भी नहीं पाया है, लॉकडाउन हुआ तो वो अपने घर नहीं जा पाए। क्यों खेलने में भी अब इंडोर और ऐसे खेल खेलते हैं जिससे कि आपस में वे ज्यादा मिले जुले नहीं। और कोरोना के कहर से बचने के लिए किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए खेती कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, आइए जो आपको दिखाते हैं मेरठ से इस रिपोर्ट में। पहले जहां खेतों में कई किसान एक साथ काम करते थे, अब वहां जरूरत के हिसाब से किसान अपने खेत में जाते हैं और काम करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन भी करते हैं। ये किसान भी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए ग्रामीणों को सरकार द्वारा की गई अपीलों का ध्यान रखना है। हम लोग किसान हैं और खेत में अपना काम करते हैं, लेकिन इस बात की एहतियात रखते हैं कि एक दूसरे से दूरी बने रहे, ताकि वो हमारे कोरोना के वो ट्रांसफर ना हो सके कीटाणु। किसानों को खाद एवं बीज की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने किसानों से जुड़ी आवश्यकताओं वाली दुकानों को खोलने की भी छूट दी है, ताकि देश में खाद्यान्न के उत्पादन पर कोई असर न पड़े। इस समय गन्ने की बुआई और कटाई का समय चल रहा है और कुछ ही दिन बाद गेहूं की भी कटाई शुरू हो जाएगी। एहतियात के साथ उचित दूरी बनाकर किसान भी कोरोना से जंग लड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए किसान भी जागरूक हैं और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। किसान अपने खेतों में भी आते हैं, क्योंकि गन्ने का उत्पादन का इस समय चल रहा है यहाँ पर, और गेहूं की कटाई का भी समय आने वाला है। ऐसे में देश के अंदर किसी भी तरीके से अनाज की कमी ना हो ऐसे समय पर, तो किसान अपने खेतों पर आकर काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और खुद भी इस बात की हिदायत रख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूरी बनाकर ही काम करना उचित रहेगा। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। और कोरोना संकट के इस दौर में पूरी दुनिया में फेक न्यूज की भी बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लोग लगातार फेक और भ्रामक खबरें, कोरोना वायरस से जुड़ी जो खबरें हैं वो एक दूसरे को भेज रहे हैं। और इसको लेकर के बाकायदा व्हाट्सएप पर बाकी लोगों ने इसका ऐलान किया कि कैसे इस फेक न्यूज को रोकना है। लेकिन आपको कुछ फेक न्यूज दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर विमान से उतरते डब्बों के साथ एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कोरोना के नाम पर कुछ इंजेक्शन मंगाए हैं जो लोगों को मारने के लिए हैं। लेकिन ये फेक है। फैक्ट चेकर ने जांच के बाद यह पाया कि यह तस्वीर मलेशिया की है और वायरल ऑडियो देश का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश है। तो यह फेक न्यूज भारत में फैलाई जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। एक और फेक न्यूज आप देखिए कि इस वक्त कैसे भारत में चल रही थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तबलीगी जमात के बचाव में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक पुजारी की मौजूदगी में लोग पुलिसकर्मी को मार रहे हैं और सवाल उठाया कि मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विरोध करने जब पुलिस गई तो पुलिस की पिटाई हुई। लेकिन जांच में यह खबर और तस्वीर झूठी पाई गई। दरअसल ये तस्वीर एक नाटक की है, एक प्ले की है ये तस्वीर, जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। एक और झूठ जो आज हम जिसका भंडाफोड़ कर रहे हैं वो ये कि कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा ने एक परिवार की आत्महत्या की तस्वीर ट्वीट करते हुए संदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान भूख से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि यह खबर झूठी है। ये तस्वीर जो है 1 साल पुरानी है
और ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, 1 साल पुरानी है और इस तरह से फेक न्यूज फैला रही थी। और आइए चलते चलते अब नजर डाल लेते हैं कि सितारे जो घर पर हैं, दरअसल वो सितारे किस तरह से चलिए सितारों की बात हम आज नहीं करेंगे, आज हम महिलाओं की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जब देश में लॉकडाउन है तो घर की जो महिलाएं हैं वही हमारे सितारे हैं और वही हमारे लिए सब कुछ जो है घर का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में इस वक्त लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर जो अत्याचार और जो घरेलू हिंसा हो रही है उसकी खबरें बढ़ गई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसको लेकर जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो क्या कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। लॉकडाउन है तो महिला आयोग में सुनवाई नहीं हो रही, महिला आयोग में शिकायत हुई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन के शुरू होते उसके अगले हफ्ते जो हमें घरेलू हिंसा के ऊपर कंप्लेंट्स मिली वो उससे पिछले हफ्ते की कंप्लेंट से डबल थी और अभी हम दूसरे हफ्ते की कंप्लेंट्स कंपाइल कर रहे हैं। इन कंप्लेंट्स में बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स थी जहां महिलाएं क्योंकि लॉकडाउन था वो पुलिस तक नहीं पहुंच सकी या अपने परिवार के पास नहीं जा सकी। वहां हमने उनको डायरेक्ट हेल्प की, पुलिस के द्वारा उनसे हेल्प पहुंचाई और खुद भी मेरे ऑफिस के जेटीज जो हैं वो उनको कॉल करके काउंसलिंग दे रहे हैं, लगातार हेल्प पहुंचा रहे हैं। 1-2 जगह जहां उनको शिफ्टिंग की ज़रूरत थी कि उनको किसी शेल्टर होम में शिफ्ट करना है या उनको उनके घर तक पहुंचाना है, उनके परिवार तक, तो वो भी पहुंचाया गया। तो कुछ दिन पहले हमने जो है नवरात्र मनाए थे और कंजक पूजी थी और महिलाओं का हमने तब सम्मान किया था। और अब अगर घर में लोग महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस जो है वो लगातार आप पर निगाह रखी हुई है, घर में महिलाओं का सम्मान करें। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।